स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में विद्युत धारा लेक्चर सीरीज में। आज हम दिन करेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक है उसको ज्ञात करना। तो उससे पहले वाले जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग पदार्थों के लिए। तो धातुओं के लिए देख लिया था, मिश्र धातुओं के लिए देख लिया था, उपधातु या अर्धचालकों के लिए देख लिया था, और विद्युत रोधी पदार्थ है उनके लिए हमने देख लिया था। ठीक है, विद्युत रोधी जो पदार्थ वाला जो है वो आपके नोट्स के अंदर नहीं करवा रखा है, तो जो आपकी बुक है उसके अंदर से आपको कर लेना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ज्ञात करेंगे जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना। तो प्रतिरोध ताप गुणांक के पहले तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, जो मतलब क्या होता है अल्फा होता है। ठीक है, जो अल्फा हम आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा टी है, जो अल्फा है वही क्या आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब यहां पर मान लेते हैं, माना T1 तापमान पर वस्तु का प्रतिरोध RT है तथा T2 तापमान पर वस्तु का प्रतिरोध RT2 है। तो वही कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास में धातुओं की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चालक के अंदर ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तो आता नहीं है भाई, जो धातु देखी थी अर्धचालक को देखी थी उसमें तो हमने क्या देखा था, वहां पर जो आपका रो टी बराबर रो नोड ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2 केबीटी और एक आया था ईजी अपॉन केबीटी आया था, वहां पर तो अल्फा नहीं आया था ना। इसका मतलब हमारे को फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा, वही रो टी बराबर रो नोड 1 प्लस अल्फा टी। अब अगर आर आ जाएगा तो वहां पर आर लिख देंगे, क्योंकि रो और आर एक दूसरे के समानुपाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, RT1 पहली वाली वस्तु के लिए RT1 किसके बराबर होगा, आर नोड, भाई शुरुआत में एक ही टेम्परेचर है आर नोड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये होगी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या होगी, दूसरी वस्तु के लिए क्या होगा, आपका प्रतिरोध है वो किस प्रकार से चेंज होगा, किस सूत्र से, RT2 बराबर क्या होगा आर नोड और 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ये होगी आपकी दूसरी यहाँ पर जो ताप है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, RT1 RT2 हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों का देते हैं भाग समीकरण 1 भाग 2 से। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, RT1 बटा RT2। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है अल्फा। क्या है, निकालना है अल्फा, प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब अल्फा। ठीक है, अब अल्फा तो अलग अलग होते हैं, फॉर्मूले के अनुसार हमारे को वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि केवल हम अल्फा नहीं बोल सकते, यहाँ पर नहीं लिख सकते अल्फा ज्ञात करना, क्योंकि अल्फा तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी हो सकता है ना वहां पर। तो इसलिए हमने सीधा लिखा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अल्फा RT1 इसमें है ना, वो होता है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहाँ पर दोनों का भाग दे दिया तो क्या हो गया, आर नोड और बटा आर नोड ऊपर क्या आ गया 1 प्लस का अल्फा T1 और बटा यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस का अल्फा T2 आ गया। आर नोड से आर नोड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का शुरुआत में जो प्रतिरोध है वो क्या है, समान है भाई, वस्तु तो एक ही है ना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो RT1 और बटा क्या हो जाएगा RT2 बराबर जो बच गया उसको लिख दो, क्या बच गया 1 प्लस का अल्फा T1 बटा 1 प्लस अल्फा T2। अब यहाँ पर दोनों क्या करवा दो, वज्र गुणा करवा दो आपस में। तो क्या होगा, ये पहले इसको गुणा करो RT1 को, तो यहाँ पर क्या आएगा RT1, ये T1 नीचे। ठीक है, और ये क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा RT1 अल्फा T2 ये आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर, बराबर में क्या आएगा RT2, तो RT2 नीचे आएगा सॉरी T2, और प्लस का क्या आ जाएगा RT2, इनको भी नीचे लिखना है T2 RT2, और क्या आ जाएगा अल्फा T1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो आप कि ये जो इनको एक साइड में लिख दो, मतलब RT2 को इस साइड में लिख दो और इसको उस साइड में भेज दो, ताकि अल्फा हमारा एक साइड में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, RT2 को इस साइड में भेजो, तो यहाँ पर क्या होगा RT1 और इसको उस साइड में भेज देना, इसको इस साइड में लाना है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका RT2, और वह किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा आपका RT2 अल्फा T1, और माइनस का क्या हो जाएगा RT1 अल्फा T2।
समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, बस सिंपल से आसान है, यहाँ पर वजन गुणा कर रहे हैं और इधर उधर ला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे RT1 माइनस का RT2 बराबर, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, हम ले लेंगे अल्फा कॉमन, तो अल्फा जब भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका RT2 T1 माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा RT1 और T2, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास में अल्फा वो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा हमारे पास में RT2 T1 माइनस का RT1 T2 और अपोन क्या आ जाएगा RT1 माइनस का RT2। ये आ गया आपका प्रतिरोधताप गुणांक, क्या आ गया, प्रतिरोधताप गुणांक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रतिरोधताप है वो गुणांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, मान लो आपको दे दिया कि पहले जो 0 डिग्री प्रति इतना टेम्परेचर मतलब जो है, ठीक है, प्रतिरोध इतना है, और फिर हमने क्या कर दिया है उसका जो अलग अलग मान मतलब T1 टेम्परेचर पर आपका मान दे दिया, आपको R T2 पर दे दिया कितना ये दे दिया, और फिर आपको T1 और T2 है उसका मान दे दिया, ठीक है भाई, इतना ताप है। और ताप और प्रतिरोध देने कहने का मतलब ताप और प्रतिरोध दे देंगे तो आप क्या निकाल सकते हो, वहां पर प्रतिरोध ताप गुणा के वो निकाले सकते हो इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो इसको रटना नहीं है, आपको ये लाइनें याद रखनी है, ठीक है, ये वाली सीधी सी बात है यहाँ पर, फिर आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। रटना नहीं, समझ में अगर याद होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको रटना नहीं है कि पहले यहाँ पर T2 T1 क्या आ रहा है यहाँ पर, ये इसको रटना नहीं है, आपको अच्छे से वो समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका प्रतिरोध ताप गुणांक याद करना। अब आगे बात करते हैं हम, एक हमारा टॉपिक बचता है अतिचालकता, ठीक है, कौन सा, इसी का है, मतलब प्रतिरोध ताप जो है ना इसी का है, वो टॉपिक है वो है अतिचालकता। ये जो टॉपिक है वो आपके नोट्स के अंदर सबसे लास्ट में करवा रखा है, ठीक है, तो वहां से आप पहले इसको कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, अतिचालकता। अब अतिचालकता क्या होती है, हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी ए धातुएं वगैरह होती है, तो ए धातुएं होगी या कुछ और मान लो जिनका आप ताप अगर कम करोगे तो उनका प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध है वो, सॉरी ए धातु नहीं, धातुओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो धातुओं में क्या होता है आपका अतिचालकता, चालकता कौन प्रदर्शित करेगा, धातुओं पर प्रदर्शित करेगी चालकता, और अति होनी चाहिए चालकता, इसका मतलब धातु ही होगी वहां पर। तो अगर हम ताप करते हैं, ताप को कम करते हैं, तो बताओ जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है वो बढ़ता है या फिर घटता है। ताप को कम करेंगे, ताप को कम करेंगे तो श्रांति काल है वो बढ़ेगा भाई, औसत समय बढ़ेगा। ताप को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गति करेंगे, तो वे कम हो जाएगा, तो जो समय है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा उसको एक टक्कर से दूसरी टक्कर करने में। इसका मतलब श्रांति काल बढ़ गया, तो हमें पता है रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है आपका ME/NE स्क्वायर टो, इसका मतलब टो बढ़ गया, इसका मतलब रो कम हो गया, रो कम हो गया मतलब R भी क्या हो गया, कम हो गया, प्रतिरोध भी कम हो गया। इसका मतलब अगर हम ताप को कम करेंगे तो हमारा प्रतिरोध भी है वो क्या होता है, कम होता है। ताप को कम करने से प्रतिरोध भी है वो क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। लेकिन हमारे पास में एक ऐसा ताप प्राप्त होता है, हमने क्या बोला है कि ताप को कम करने से प्रतिरोध कम होता है, हमारे पास में एक ऐसा ताप प्राप्त होता है जिस पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य होने का मतलब उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आवेश के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, और आवेश के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे अधिक अतिचालक होगा। तो यहां पर लिख सकते हो अतिचालकता का मतलब क्या हुआ, किसी एक निश्चित तापमान पर, निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध यदि शून्य हो जाता है तो वे अतिचालकता प्रदर्शित करता है, अतिचालकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। अतिचालकता मतलब एक ऐसा ताप आएगा, अब सीधी सी बात है चालकता प्रदर्शित कौन करती है, धातुएं करते हैं, तो हम यहाँ पर चालक की बात करेंगे। तो हमारे पास में क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, जिससे टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, वो पहले वाले बात है आपको ध्यान रखना, टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो आपका औसत जो आपका है, ठीक है, जो समय है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा भाई। ये इस प्रकार से इसको टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास में अब ऊर्जा कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस टक्कर, दो टक्करों के मध्य जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में उतना वेग नहीं, वेग कब आता है, जब इसको हम ऊर्जा और अधिक देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, एक कम हो गया मतलब औसत समय कम हो गया, औसत समय कम हो गया मतलब जो आपका श्रांति काल या विश्रांति काल है वो क्या हो गया आपका बढ़ गया, और विश्रांति काल बढ़ गया मतलब जो आपका प्रतिरोधकता है वो घट गई, प्रतिरोधकता घट गई मतलब कौन घट गया, प्रतिरोध घट गया, मतलब प्रतिरोध घटता है किसके कम करने से, ताप के कम करने से। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा ताप कम करते जाए तो हमारे को एक ऐसा ताप प्राप्त होता है जिस पर वो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है, आपकी जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, अतिचालकता प्रदर्शित करता है, मतलब उसकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है। अब जैसे जो निश्चित तापमान है, इस निश्चित ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप, मतलब उस ताप पर, जिस ताप पर क्या हो जाता है, जिसका प्रतिरोध है वो, जिस चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और वो अतिचालकता प्रदर्शित करने लगता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप है वो कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये तो होगी भाई अतिचालकता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे पारे। ठीक है, पारे को 4.2 केल्विन, ये इंपोर्टेंट बात है, 4.2 केल्विन ताप तक ठंडा करने पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारे का प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब पारे को अगर हम क्या करेंगे, 4.2 केल्विन ताप तक ठंडा करेंगे, मतलब पारे का टेम्परेचर अगर हम लेकर आ जाएंगे 4.2 केल्विन, तो वहां पर क्या होगा, जो उसका प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा, और प्रतिरोध शून्य होते ही वो किसके द्रव्यमान प्रदर्शित करने लगेगा, वो प्रदर्शित करने लगेगा अतिचालकता। भाई एक तो हमने पढ़ी चालकता, अब ऊपर जो बोल रहे हैं अतिचालकता, मतलब बहुत अधिक चालकता होगी उसकी। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि पारे का इतना भी होता है। ठीक है, पारा के ये जो मतलब ये प्रतिरोध जो शून्य मान होता है वो निम्न टेम्परेचर में प्राप्त होता है, जैसे आपका 10 केल्विन, 20 केल्विन, ठीक है, 5 केल्विन इस पे, और इससे भी अधिक वैज्ञानिकों ने अभी भी इससे भी अधिक मतलब 100 केल्विन के आसपास किसी का टेम्परेचर अगर 100 केल्विन है तब भी वहां पर वो प्रतिरोध है वो शून्य हो सकता है, ऐसे भी ये पदार्थ है वो खोज लिए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि अतिचालकता का प्रयोग कहां पर, मतलब अतिचालक पदार्थों का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो जैसे सुपर जो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है, बहुत अधिक तेजी से गणना करनी पड़ती है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, कोई भी है वो जो हम वहां पर मतलब धारा देते हैं उसके मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर क्या होता है, इन्हीं अतिचालक पदार्थों का वो प्रयोग किया जाता है ताकि वहां पर तुरंत से हमारे को क्या मिल जाए, वहां पर आंसर है वो मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी जैसे प्रबल जो अधिक शक्तिशाली जो चुंबक बनानी होती है, तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, अतिचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से इसके क्या होते हैं, उपयोग होते हैं, जो आपको समझ में आगे होंगे। और अतिचालकता क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हो गया आपकी अतिचालकता। तो अब देखो आगे हम पढ़ते हैं ओमीय और अनओमीय युक्तियां। क्या पढ़ेंगे, ओमीय व अनओमीय युक्तियां, या फिर उससे चलो जस्ट पहले हम पढ़ लेते हैं। हमने प्रतिरोध ताप गुणांक तो निकाल लिया था, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ओम के नियम का सदिश निरूपण, ओम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो ओम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे भाई, हम ऐसे तो है नहीं कि v बराबर क्या होता है आई आर। अब यहाँ पर कैसे वेक्टर लगाओगे, वेक्टर लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। वहां पर वेक्टर भाई धारा वेक्टर नहीं है, प्रतिरोध वेक्टर नहीं है, कोई दिशा थोड़ी होती है इनकी, फिर हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला आया था, v बराबर क्या होता है आपका आई आर, होता कि नहीं होता। तो यहां से आप क्या लिखो, v बराबर आई को रहने दो, आर को क्या लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। अब यहां पर देखो v बराबर रो को क्या लिख सकते हो, रो को लिख सकते हो एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टू एल अपॉन ए और आई, ऐसा कर सकते हो। अब यहां पर देखो एल को नीचे भेज दो तो क्या होगा, v अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टू एन ई स्क्वायर टू, और यहां पर क्या हो गया आपका आई अपॉन ए, क्या आ गया, आई अपॉन ए आ गया। अब यहां पर देखो v अपॉन एल, ये क्या होता है आपका, मेरे हिसाब से e होता है, e बराबर क्या होता है v बटा एल। ये क्या आई अपॉन ए क्या है, देखो हमने पढ़ा था धारा घनत्व है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा कोई क्या कहते हैं, धारा घनत्व है। जे बराबर क्या होता है
आई अपॉन ए होता है कि नहीं होता? धारा घनत्व होता है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को ही क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जे हो गया। और हमने देखा था कि वहां पर जे क्या होती है आपकी? एक सदिश राशि। धारा घनत्व क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। और विद्युत क्षेत्र तो अपने आप ही क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ई, ठीक है, ई बराबर, इसको वापस से क्या लिख दो? रो लिख दो। वहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। इसको रो लिख दिया और ये क्या हो गया आपका? जे हो गया यहाँ पर जे। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जे बराबर अगर मैं लिखूंगा तो जे बराबर क्या होगा? 1 अपॉन रो को नीचे भेज दो, और ये क्या हो गया? ई। और ये क्या होता है? 1 अपॉन रो। ये होता है आपकी विशिष्ट चालकता। क्या होती है? विशिष्ट चालकता, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? जे बराबर सिग्मा ई, और अगर वेक्टर रूप में इसके ऊपर भी वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर, और यही क्या होता है आपका? ओम के नियम का सदिश निरूपण जे बराबर क्या होता है? सिग्मा ई, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ये क्या होता है? ओम के नियम का सदिश निरूपण। बिल्कुल आसान था। ओम के नियम लिखा, यहाँ पर जो आर है, आर को रो अपॉन एल लिखा, एल को नीचे भेज दिया, और ये आई अपॉन क्या हो गया? जे हो गया, और वी अपॉन एल क्या हो गया? ई हो गया। रो लिख दिया, इसको इस साइड में भेज दिया, तो जे वेक्टर बराबर आ गया सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब धारा घनत्व वो क्या होता है? उस पदार्थ है भाई, धारा घनत्व किसके बराबर होता है? धारा घनत्व बराबर होता है आपका उस पदार्थ में, उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता और उस पदार्थ के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या होती है आपकी? ये हो गया ओम के नियम का सदिश निरूपण। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम, जो मैंने अभी पहले बताया था, ओमीय और अनओमीय युक्तियां। बिल्कुल आसान भाषा में उसको हमें समझेंगे क्या होती है ओमीय और अनओमीय युक्तियां। ओमीय व अनओमीय युक्तियां। तो पहले बात करते हैं ओमीय युक्तियां कौन सी होती हैं। तो ओमीय युक्तियां वह होती है जो ओम के नियम का पालन करती है, और अनओमीय युक्तियां कौन सी होती है? जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ओम के नियम का पालन करने का मतलब वे युक्तियां जो वी समानुपाती आई का पालन करती है। वी समानुपाती आई मतलब कोई भी एक तार है, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा, ठीक है, सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यही तो ओम का नियम है भाई। किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल आदि नियंत्रित की जाए तो उस तार के सिरों के मध्य, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा आई के वो क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा है। तो जो मतलब जो भी वस्तुएं हैं या जो भी युक्तियां हैं वो वी समानुपाती आई का पालन करेगी, और उनका ग्राफ भी कैसे प्राप्त होगा? कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी? वो क्या कहलाएगी? आपकी ओमीय युक्तियां कहलाएगी। ओमीय युक्तियां कौन सी होती है? वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात वी समानुपाती आई का पालन करती है, और उनका ग्राफ है वो मतलब वी और आई के मध्य कैसा प्राप्त हो? अगर सरल रेखा प्राप्त हो तो वो ओमीय युक्तियां होती है। अब बात करते हैं कि अनओमीय युक्तियां कौन सी होती है। तो सीधी सी बात है, जो ओम के नियम का पालन है वो नहीं करती है। मतलब वी समानुपाती आई नहीं होता है, कहने का मतलब वी और आई के मध्य ग्राफ बनाओगे तो वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन सी कहलाती है? अनओमीय युक्तियां कहलाती है। जैसे डायोड की बात करें तो डायोड में आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये डायोड के बारे में, ट्रांजिस्टर, इसके अनोमीय युक्तियां बहुत सारे उदाहरण है। ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, डायोड हो गया, पीएन संधि हो गया। तो इस प्रकार से इनके जो टॉर्च बल्ब हो गया, जैसे आप जैसे बटन दबाओगे तो एकदम से या मतलब एकदम से तेज है वो नहीं, क्या नहीं होती है, मतलब जो लाइट नहीं आती है, ठीक है। थोड़ी सी धीमे से वहां पर कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने विभुत दे दिया फिर भी वहां पर धारा क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध रह जाता है, इस वजह से वहां पर मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डायोड होता है। डायोड का इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, सीधी एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये जो डायोड है वो क्या है? अनोमीय युक्ति है, ठीक है। डायोड अनोमीय, ट्रांजिस्टर हो गया, पीएन संधि हो गया, मतलब पीएन जंक्शन हो गया। तो इस प्रकार के अन्य वो प्रकार है, जिसका हम 17वें चैप्टर जो अर्धचालक है उसमें आएगा। डायोड जो ट्रांजिस्टर वगैरह है वो आएंगे उसमें, या ट्रायोड आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपकी अनोमीय युक्तियां होती है। तो ओमीय और अनोमीय बिल्कुल आसान है। ये जो टॉपिक है वो आपके नोट्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जो बुक है, बुक के अंदर से आपको वहां पर कर लेना है, ठीक है। तो वहां से आपको समझ, एक तो कौन सा करना है, ये जो आपके ये ओमीय और अनोमीय युक्तियां, और एक जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसको आपको करना है।